तो हेलो एवरीवन भाई, क्या हाल आप सभी के। वेलकम टू अवर चैनल स्टडी विद सुनील सैम। तो ये हमारा परसेंटेज का पार्ट नंबर 2 है और इसकी शुरुआत हम टाइप नंबर 6 से करेंगे। पहले ये कुछ फॉर्मूले हैं, मैं इनको लिख लेता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये। जैसे देखो, कोई भी दो चीज़ है, जैसे एक आयत की भुजाओं को इंक्रीज करते हैं, जैसे उसकी चौड़ाई को 20% इंक्रीज कर दिया और उसकी लंबाई को हमने 10% इंक्रीज कर दिया। और पूछेगा कि क्षेत्रफल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इसमें तीन तीन केस बनते हैं। जैसे जब उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों इंक्रीज हो तो इस फॉर्मूले का यूज़ होगा। जब उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों डिक्रीज हो तो इस वाले फॉर्मूले का यूज़ होगा। या जब एक डिक्रीज हो, एक इंक्रीज हो, या एक इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, ठीक है ना, यानी कि अलग अलग हो, तो इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। जैसे देखो, पहले इस आयत का क्षेत्रफल इतना था, अब इसकी हमने लंबाई में भी इंक्रीजिंग कर दी और चौड़ाई कर दी। अब इसका एरिया बढ़ गया ना, तो ये पूछ लेंगे कि इसके एरिया पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है ना। वो बाकी क्वेश्चन करेंगे ना, उससे क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम इस कंसेप्ट पर एक क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर देखो, एक आयत की लंबाई को 10% और चौड़ाई को 20% तक बढ़ा दिया जाता है। जैसे ये आयत थी ना, इसकी इसकी चौड़ाई को तो 20% बढ़ा दिया जाता है और इसकी लंबाई को 10% बढ़ा दिया जाता है। अब ये पूछ रहा है कि जो ये देखो, अब ये आयत बन गई कि इसके जो क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है ना, यहाँ तक क्षेत्रफल था, अब इतनी वृद्धि हुई ना, ये वाली वृद्धि ज्ञात करें। क्या फॉर्मूला था, जब एक्स भी इंक्रीज हो और वाई भी इंक्रीज हो तो क्या था फॉर्मूला, एक्स प्लस एक्स वाई बटे 100। बस ये एक्स की वैल्यू है, ये वाई की वैल्यू है, ये इस फॉर्मूले में रख कर सोल्व करना। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो अब एक क्वेश्चन डिक्रीजिंग पर लेते हैं। तो अब देखो, एक आयत की लंबाई को 25% और चौड़ाई को 20% घटा दिया जाता है, तो क्षेत्रफल परिवर्तन ज्ञात करें। जब एक्स और वाई दोनों डिक्रीज हो तब क्या होगा। तो क्या फॉर्मूला था, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100। जो ये फॉर्मूला ना, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस और जो डिस्काउंट पड़ेगा ना, उसमें भी बहुत काम आएगा, ठीक है ना। अब देखो, इसमें ही रखना है, तो 25 प्लस 20 माइनस ये 40%। प्लस का आंसर आता है तो इंक्रीज है। आयत की लंबाई में 50% की वृद्धि हुई, फिर क्षेत्रफल में 20% की वृद्धि की जाती है, तो आयत की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो, आयत का एरिया क्या होता है, एल इंटू बी, लंबाई गुणा चौड़ाई। देखो हमारे पास, हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, एल बी अपॉन एरिया। लेंथ में क्या परिवर्तन हुआ है, 50% इंक्रीज हुआ है और क्षेत्रफल में 20% इंक्रीज हुआ है। 50 को क्या कहते हैं, 1/2, यानी कि 2 में एक का इंक्रीज हुआ है, 3 हो गई। और एरिया में क्या इंक्रीज हुआ है, 20 का हुआ है, 20 को हम क्या कहते हैं, 1/5, यानी कि 5 थी, 6 हो गई, ठीक है ना। अब हमें क्या निकालना है कि चौड़ाई में क्या परिवर्तन हुआ है। हम इसको सीधा ऊपर लिख लेंगे, इसको भी ऊपर लिख लेंगे। अब इसके सामने वाले की मल्टीप्लाई इससे करा देंगे और इसके सामने वाले की मल्टीप्लाई इससे करा देंगे, ठीक है ना। अब हम इसको यहाँ पे लिखते हैं, 15 हो गया और ये 12 हो गया, यानी कि 15 था 12 हो गया। -3 की डिक्रीजिंग हुई, -3 की डिक्रीजिंग हुई, किस पर हुई, 15 पर हुई, इंटू में 100, किसके नाम का, प्रतिशत के नाम का। अब हम इनको सोल्व कर देंगे, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, यानी कि -20, यानी कि 20% डिक्रीज हुआ। देखो, इसमें बात है घनाभ की। इसका आयतन क्या होता है, इसका आयतन होता है L गुणा बी इंटू एच। तीनों में इंक्रीजिंग कर दी, लंबाई में, चौड़ाई में, ऊंचाई में। अब ये पूछ रहा है वॉल्यूम में क्या इंक्रीजिंग रहेगी, ठीक है ना। इसके लिए भी हम वही स्टेप फॉलो करेंगे, ठीक है ना। देखो, पहले है लेंथ, इसमें कितनी इंक्रीजिंग रही, 16 सही
2/3। हमने जो फ्रैक्शन याद की थी, तभी याद किया था, ये किसकी वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है 1/6 की। अब है ब्रेथ में कितना होता है इंक्रीज 12.5%, ये किसकी वैल्यू थी 1/8 की। अब है हाइट में कितनी इंक्रीजिंग है 12 से 1/9, ये किसकी थी 1/9 की। ठीक है ना। अब देखो 6 थी वो बढ़कर 7 हो गई, 8 थी वो बढ़कर 9 हो गई, और 9 थी वो बढ़कर 10 हो गई। तो अब ये पूछ रहा है कि एरिया में क्या परिवर्तन रहेगा, इंक्रीजिंग रहेगा तो कितना इंक्रीज रहेगा। ठीक है। अब देखो, अब हम इनको काट भी सकते हैं, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 2 तिया 6, 2 पंजे 10। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 और 7 पंचो 35, यानी कि 24 था 35 हो गया, प्लस का 11 इंक्रीजिंग रहा। देखो इंक्रीजिंग कितना रहा 11 किस पर 24 पर रहा, इंटू में 100। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे तो 1100 बटे में 24। अब हम इसको काट कर सोल्व करेंगे तो 45 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ठीक है ना। अब हम पढ़ते हैं टाइप नंबर 7। एक्सपेंडिचर क्या होता है, प्राइस इंटू कॉस्ट, यानी कि खर्च क्या होता है, मूल्य गुणा लागत। यानी कि किसी भी वस्तु का मूल्य 10 रुपये है और वो हमें 50 kg चाहिए, तो हमारा खर्च 500 रुपये हो जाएगा। ठीक है ना। अभी हम इन्हीं से बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है टमाटर का मूल्य अगर 10% बढ़ जाता है तो टमाटर की खपत 15% कम हो जाती है, तो टमाटर के व्यय में कितने प्रतिशत परिवर्तन रहेगा। देखो प्राइस इंटू कॉस्ट क्या होता था, एक्सपेंडिचर। देखो प्राइस में क्या होता है, प्राइस में तो इंक्रीज होता है कितना 10% का, यानी 10% कितना होता है 1/10, यानी कि 10 था वो बढ़कर 11 हो जाता है। अब लिखो कॉस्ट, कॉस्ट में क्या परिवर्तन रहता है 15% का परिवर्तन रहता है, और 15% को सोल्व करते हैं तो 15/100, 3 पंजे 15, 5 15, 5 दूनी 10, 0, 3/20, यानी 3/20, यानी कि 20 में 3 की डिक्रीज हो जाती है, 20 है तो 17 हो जाता है। ठीक है ना। अब ये पूछ रहा है कि एक्सपेंडिचर में क्या परिवर्तन रहेगा। अब इनकी मल्टीप्लाई करा देते हैं, 200 इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो 187। ठीक है ना। अब देखो यहाँ हुआ डिक्रीजिंग कितना हुआ -13 डिक्रीजिंग हुआ है, -13 डिक्रीजिंग हुआ और किस पर हुआ 200 पर हुआ, -13 बटे 200 गुणा में 100, इसको हम काटेंगे तो -6.5 डिक्रीज हुआ है। गेहूं की खपत में 20% और खर्च में 50% की वृद्धि होती है, कीमत पर क्या असर पड़ेगा। देखो प्राइस इंटू कॉस्ट क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है। अब दिया हुआ है खपत में 20% क्या होती है, वृद्धि होती है, इन दोनों में वृद्धि होती है, खपत में 20% की और खर्च में 50% की। खपत में 20% की वृद्धि होती है, 20 को क्या कहते हैं है 1/5। ठीक है ना। यानी कि देखो खपत यानी कि कॉस्ट में होती है 1/5 की वृद्धि, यानी कि 5 था 6 हो जाता है। अब देखो खर्च में 50% की वृद्धि होती है, 50 क्या होता है 1/2, यानी कि 2 था तो 3 हो जाता है। ठीक है ना। अब ये पूछ रहा है कि देखो प्राइस में क्या परिवर्तन रहेगा, इस वाले को ऊपर रख देते हैं, इसको ऊपर रख देते हैं, इसके सामने वाले की मल्टीप्लाई इससे करा देते हैं, इसके सामने वाले की मल्टीप्लाई इससे करा देते हैं। ठीक है। अब देखो ये क्या हो जाएगा 12 और ये क्या हो जाएगा 15, 3% इंक्रीजिंग रहता है। ठीक है ना। 3% इंक्रीजिंग है, किस पर है 12 पर है, 3 चौको 12 25, यानी कि 25% इंक्रीजिंग रहेगा। ठीक है ना। अब हम करते हैं टाइप नंबर 8। क्वेश्चन ये है दाल की कीमत में 20% की वृद्धि होती है, एक व्यक्ति ने शुरू में 60 kg दाल खरीदी, उसी राशि में अब वह कितनी दाल खरीदेगा। देखो प्राइस में प्राइस इंटू कॉस्ट इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर होता है 1/5, यानी कि देखो कीमत में क्या परिवर्तन हुआ 20% की वृद्धि हुई, 20 को क्या कहते हैं 1/5, यानी कि 5 में 1 की वृद्धि होगी, 5 बढ़ के 6 हो गई। देखो प्राइस और कॉस्ट में उल्टा रिलेशन होता है, वो पलट के लिख देंगे, यहाँ पे 6 आ गया और यहाँ पे 5 आ गया। अब देखो पहले वह क्या खरीद रहा था, पहले वह खरीद रहा था 60, यानी कि 6 की वैल्यू 60 दे दी। ठीक है ना। 1 की वैल्यू कितनी आ गई 10, तो अब ये पूछ रहा है कि अब कितनी खरीदेगा, अब 50 खरीदेगा, 1 की वैल्यू 10 है और 5 गुणा 10 करेंगे तो 50। क्वेश्चन ये है चीनी की कीमत में 20% की कमी होने पर एक विक्रेता को 10 रुपये में 4 kg अधिक चीनी मिलती है, प्रति किलो चीनी का मूल्य ज्ञात करें। देखो इन क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। देखो प्राइस में क्या रहता है, प्राइस में कमी होती है 20% की, 20 को क्या कहते हैं 1/5, यानी कि 5 था तो 4 हो जाता है, और कॉस्ट का और प्राइस का रिलेशन उल्टा होता है, तो इनको हम पलट के लिख देंगे। देखिए उसको 4 kg अतिरिक्त चीनी मिलती है,
और यहाँ पर डिफरेंस 1 का है, यानी कि 1 की वैल्यू 4 दे रखी है, ठीक है ना, 4 kg अधिक मिल रही है और यहाँ पर 1 का डिफरेंस है, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 4 है। तो ये पूछ रहा है कि प्रति केजी चीनी का मूल मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, देखो 1 की वैल्यू 4 आ गई, तो यानी कि पहले वो 4 खरीदता था, यानी कि 4 यूनिट खरीदता, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 1 की वैल्यू अगर 4 है तो 4 की वैल्यू 16 हो गई। ठीक है ना। अब देखो थोड़ा क्वेश्चन में मिस प्रिंट है, यहाँ पर 10 रुपये नहीं है, 160 रुपये है, यानी कि प्राइस तो है 160 रुपये और वो खरीदता कितनी था चीनी, 16 किलो, तो यानी कि तो वह पहले 10 रुपये केजी चीनी खरीदता था। तो अब हम करते हैं टाइप नंबर 9। इसमें क्वेश्चन करेंगे जनसंख्या संबंधित, और ये क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं। देखो इसमें 2 ही तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। पहला देखो, एक शहर की जनसंख्या अगर 10,000 है और प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है, तो ये बताइए कि 2 साल बाद कितनी जनसंख्या हो जाएगी। ठीक है ना। हम इनको कैसे सोल्व करेंगे, जैसे देखो एक शहर की जनसंख्या 10,000 थी, चाहे कुछ भी हो उसको लिख लेंगे, फिर होती है 10% इंक्रीज, यानी कि 10% की वैल्यू क्या होती है, 1/10, यानी कि 10 में 1% की इंक्रीज हो जाती है। अब देखो 10,000 इंटू 11/10 गुणा 11/10, ये 2 बार क्यों आया, ये पूछा है कि 2 साल बाद कितनी हो जाएगी। अगर 3 साल बाद पूछा होता तो इसको एक बार और लिखते हैं। ठीक है, पहला टाइप हो गया। अब देखो सेकंड टाइप में क्या होगा, पूछ लेगा कि एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 12,100 है, जो कि 10% लगातार 2 वृद्धि होने के बाद हुई है। तो ये पूछ लेगा कि 2 साल पहले उसकी जनसंख्या कितनी थी। तो इस केस में हम जैसे हम ऊपर लिख रहे थे 11/10 लिख रहे थे ना, तो इसमें हम पलटी मार के 10/11 लिखेंगे, और ये बहुत ज़रूरी बात है भाई। तो अब इसका एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे भाई एक गांव है, उसकी वर्तमान जनसंख्या 1,000 है और प्रतिवर्ष 10% की दर से वृद्धि हो रही है, तो 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या कितनी होगी। तो हम इसमें क्या करेंगे, जैसे स्टार्टिंग में हम लिखेंगे कि उस गांव की कितनी जनसंख्या है, 1,000 है, 1,000 लिख लेंगे, और प्रतिशत वृद्धि कितनी हो रही है, 10%। 10% को क्या कहते हैं, 1/10। तो यानी कि 10 में 1 की वृद्धि हो रही है, तो हम क्या लिखेंगे, 11/10। 11/10 हम 3 बार लिखेंगे और इसको सोल्व कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, एक वर्ष में व्यक्तियों की संख्या 20% बढ़कर 30,942 हो गई। एक वर्ष पहले मूल रूप से संख्या कितनी थी। तो अब हम करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। देखो शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 30,942 है। ये 20% की वृद्धि होने के बाद है 30,942। अब तो ये 30,942 को हम एज इट इज लिख लेंगे, फिर हम इसके इंटू में 5/6, ये 5/6 कैसे आया, 20% की वृद्धि हुई थी ना, 20% को 1/5 कहते हैं। इसमें हम उलट कर लिखेंगे, तो सोल्व करेंगे तो ऐसे आंसर आ जाएगा। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी शहर की जनसंख्या में 4% वृद्धि हुई है और वर्तमान जनसंख्या 17,576 है, तो 3 वर्ष पहले आबादी क्या थी। देखो हम इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे। तो अब हम करते हैं इसका सोल्यूशन। जो ये इसकी वर्तमान आबादी है ना 17,576, इसको हम एज इट इज लिख लेंगे, फिर इसके इंटू में क्या आएगा। देखो इसमें वार्षिक वृद्धि कितनी हुई है, 4% हुई है। 4% को क्या कह सकते हैं, 1/25 कह सकते हैं, यानी कि 1/25 वृद्धि हुई है, यानी कि 25 में 1 की वृद्धि हुई है, तो क्या हो गया 26/25 वृद्धि हुई है। अब हमें इसमें उल्टा जाना, यानी कि थोड़ा पास्ट में जाना, तो हम इसका पलट कर लिखेंगे 25/26। 25/26 हम 3 बार लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, क्योंकि 3 वर्ष पहले की पूछ रखी है। अगर 2 वर्ष पहले की पूछ रखी होगी तो हम 2 बार 25/26 करते, तो सोल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा।